पॉलिटिक्स में व्यक्ति की कीमत नहीं होती है, उसकी कुर्सी की कीमत होती है। तो काले बिल्डिंग पर सफेद चुना लगाने के काम वाला आदमी था। मेरी औकात और हैसियत से लोग मुझे ज्यादा बड़ा समझते हैं। राजस्थान के रोड्स भी यूएस जैसे रोड्स हो जाएंगे। तो ऐसा जब आप ऐसे स्टेटमेंट्स देते हो, ये सब डेटा बैक्ड होते हैं? कॉन्क्रीट बात करता हूँ, मेरे बहुत वीकनेसेस है, वो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं मीडिया से डरता हूँ। जो एम्बिशियस होता है और भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है। पेट्रोल डीजल की गाड़ी में नहीं बैठता। पेट्रोल डीजल को देश से समाप्त करना है तो लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं। पहले बात तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो इंडिया में जैसे एक प्रॉब्लम है, जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा था कि मुझे सर्टिफिकेट लेने के लिए एक डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ऐसा कब होगा कि हम लोग बैरियर फ्री हो जाएंगे बिजनेस स्टार्ट करने में? तो बॉम्बे में बहुत गड्ढे हैं, तो वो गड्ढे कब भरेंगे, वो ऐसे कब होगा? वेलकम टू फिगरिंग आउट। फिगरिंग आउट की हिस्ट्री के सबसे बड़े गेस्ट के साथ हमने आज एक पॉडकास्ट बनाया है। ऐसे इंसान के साथ जो आपका मेरा पूरे इंडिया का टाइम बचा रहा है। कैसे? बाय कनेक्टिंग द होल इंडिया। जहाँ जाने में 10 घंटे लगते थे, वहाँ अब 2 घंटे लगते हैं। जहाँ 7 घंटे लगते थे, वहाँ 1.5 घंटा लगता है। हर जगह का टाइम रिड्यूस हो रहा है बिकॉज वहाँ पे बेटर रोडवेज बन रहे हैं। हम इस पॉडकास्ट में बहुत ग्रोथ की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि आप, मैं, हमारे बिजनेसेस, हमारी कम्युनिटी कैसे आगे बढ़े। बट हम लोग तभी आगे बढ़ेंगे जब इंडिया की ग्रोथ होगी। एंड इंडिया की ग्रोथ तभी होगी जब पूरा इंडिया कनेक्टेड होगा अंदर से और पूरे वर्ल्ड के साथ बाहर से। एंड द मैन हु इज़ मेकिंग दिस ड्रीम पॉसिबल इज़ श्री नितिन गडकरी जी। आज के पॉडकास्ट में हमने उनसे बात करी है कि इंडिया के लिए उनका विजन क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं और जिनका वो सल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इंडिया में आज तक हमसे गलती क्या क्या हुई है और हम उनको कैसे सुधार के आगे अब वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में सबसे बढ़िया कैसे बनेगा। उनके और पीएम मोदी के अंदर के कुछ किस्सों के बारे में भी हमने बात करी है। फिर हमने थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे कि इंडिया में जो इतने गड्ढे हैं वो कब भरेंगे। इंडिया इतनी जगह पे इतना डिफ़िकल्ट क्यों है बिजनेस करने में और उसको ईज़ कैसे किया जाए। मेक श्योर यू वॉच दिस एपिसोड टिल दी एंड, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया की लीडरशिप को समझने के लिए एंड इंडिया की ग्रोथ को समझने के लिए। एंड अगर आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत लंबा है तो जाके हमारा क्लिप्स चैनल देख लो, राज शमानी क्लिप्स, जहाँ पे छोटी छोटी क्लिप्स में पूरा पॉडकास्ट बताया गया है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। एंड बहुत सारी ऐसी क्लिप्स भी हैं जो मेन पॉडकास्ट तक पहुंचती नहीं है, तो जाके देख लो। वहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट भी है जो बहुत ही क्रिस्प वे में तुम्हें पूरे पॉडकास्ट के बारे में बता देगा। सब्सक्राइब टू राज शमानी क्लिप्स एंड एंजॉय टुडेज शो। तो फ्रेंड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पॉलिटिक्स में फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, कैसे होता है? आपके फ्रेंड्स हैं कि आप पीछे छूटते जाते हो? पॉलिटिक्स में आप एक सोचो, इट इज नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर नोन अपॉर्चुनिस्ट। पॉलिटिक्स में व्यक्ति की कीमत नहीं होती है, उसकी कुर्सी की कीमत होती है। और जो करियर ओरिएंटेड कन्वीनियंस पॉलिटिक्स करने वाले हैं, ये बराबर जानते हैं कि किसके घर चक्कर मारने से मेरा क्या फायदा होगा, किससे दोस्ती रखने से क्या होगा। वो कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए, मैं इससे ऊपर उठ कर हूँ। तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारी नीतियाँ, समाज के प्रति, देश के प्रति समर्पण और काम करो। देखो, एक समय ऐसा आता है कि मैं मेरे जीवन की कहानी बता दूँ। मैं कभी दिल्ली नहीं आता था, मुझे किसी नेताओं के मकान मालूम, अभी भी दिल्ली के रोड मालूम। और मैं पहली बार दिल्ली आया तो बीजेपी का अध्यक्ष बन गया। मेरी माँ एमएलए नहीं थी, मेरे पिता एमपी नहीं थे, मैं बड़े घर का नहीं था, मैं पोस्टर चिपकाने वाला और मेरा हैंडराइटिंग खराब था। तो काले बिल्डिंग पर सफ़ेद चुना लगाने के काम वाला आदमी था। वो काम करते करते जिस पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुआ, मैं अध्यक्ष बन गया। तो मैं ये मानता हूँ कि ये तुम अच्छा करो, कर्मण्ये वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। और दूसरी बात, तुम अच्छा करो तो आपको अच्छा ही मिलता है। नहीं मिलेगा थोड़े समय के बाद मिलेगा, और नहीं मिला तो नहीं मिला, तुम करते रहो। तो पर डिफिकल्ट नहीं होता कभी कभी कि अब पता है कि बहुत लोग हैं कि वो मतलब के लिए आएंगे, तो दोस्ती कैसे बनाओ फिर नए लोग? आने दो सबको भैया, हमको किसी को नहीं बोलना है। अच्छा, सब आएंगे, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, अच्छी बात करो। हो सकता वो काम कर दो, नहीं हो सकता बोल दो भैया नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं संघ का हूँ, बीजेपी का हूँ कट्टर। मेरे डिपार्टमेंट में चर्च है तो 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टी। ये पहली बार मुझे स्पीकर साहब ने कहा, ये पार्लियामेंट में हुआ
कि हर व्यक्ति ने मेरा अभिनंदन किया और मेरे को शुभेच्छाएं दी। तो मैंने भाषण में कहा कि मैं बीजेपी का हूँ, संघ का हूँ, मेरा कन्विक्शन पक्का है, आप मेरे विचारों के विरोधी है, इसके बावजूद भी आप मुझे धन्यवाद दे रहे हो, मेरा अभिनंदन कर रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आपका आभारी हूँ। इसका कारण मेरे घर पे कोई आता है, कोई भी पार्टी का, देश सबका है, तो मैं ये नहीं बोलता ये मेरे पार्टी का इसका काम करूँगा, मैं बोलता जो कानूनी काम है वो सबका होना चाहिए, जो पब्लिक इंटरेस्ट का काम है सबका मैं करते गया। मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और मेरे मन में सपने में भी नहीं आया था कि मैं ऐसा करने से मुझे लोग इतना ऐसा कहेंगे, पर देखो सपोर्ट मिला। तो मुझे लगता है कि अच्छा बीज बोते रहो, अच्छे ही फल आएंगे। वेल, ये अभी आपने बोला बीजेपी के साथ हो आप जैसे हो, तो आपने अपने पीएम मोदी के साथ भी आपने बहुत क्लोजली काम किया है, राइट? और पिछले 9 सालों में आपने काफ़ी पूरी कंट्री को काम दिख रहा है और पूरी कंट्री बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में तो बहुत बात करती है आप लोगों के बारे में। तो आपने ऐसा क्लोजली पीएम मोदी के साथ रह के क्या देखा उनकी लीडरशिप की? कोई 3 क्वालिटी बताओ जो आपको लगता है बहुत डिफरेंट है। एक तो वो 18 घंटे परिश्रम करते हैं और मेहनत करते हैं, परिश्रमी मेहनती। दूसरी बात, जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति उनकी कटिबद्धता है, कमिटमेंट है। और तीसरी बात, वो करने के पीछे उनकी एक पॉजिटिव शक्ति, ऊर्जा से वो काम करते हैं, देश के प्रति समर्पित है। और निश्चित रूप से उनकी इस क्वालिटीज में रात दिन देश का विकास कैसे हो, लोगों की सेवा कैसे हो, काम कैसे हो, तो ये एक बात बहुत विरली होती है और वो उनमें है। वो जितने परिश्रम करते उतना मैं नहीं करता। वो कभी कभी भूखे भी रहते हैं, मैं नहीं रह पाता। तो कुछ बातें मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, कुछ मैं नहीं सीख पाऊंगा, पर कठोरता के साथ अपने जीवन में समाज के लिए और देश के लिए काम करने का उनका स्वभाव और उनकी कमिटमेंट, और उसके लिए रात दिन फॉलोअप मेहनत करना और एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी के साथ उसको करके दिखाना, ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उनके लीडरशिप की विशेषता। सर, आपने इतनी सारी चीज़ें बोली, अब मेरे को 3-4 क्वेश्चंस आ गए, ये तो मैं भूल गया। तो आपको क्या लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी एक वीकनेस क्या है? मेरी बहुत वीकनेसेस है, वो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं मीडिया से डरता हूँ। अगर मैं बताऊंगा कि मेरी ये वीकनेस है, कोई न्यूज़ बन जाती है। आजकल वो पब्लिक लाइफ में ऐसी चर्चा करने में बैठते, पर इतना ही आपको बताता हूँ कि मेरे माता पिता ने, मेरे टीचर्स ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, विद्यार्थी परिषद में मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के जीवन को बहुत पहलू दिए हैं और उन पहलुओं से मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। एक वामनराव पै करके संत थे, मैं उनके भाषण सुनता था। वो बोलते थे, तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ, गॉड एंड गवर्नमेंट इस पर ठीक है विश्वास रखो, पर सही में तुमको ही तुम्हारा जीवन बदलना है। तो मुझे मैं लोगों को बताऊँ कि हम अपने जीवन में अपने पैरों पे खड़े रहें, हम अपने जीवन पर हमारी हिम्मत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हम काम करें। हम किसी की मेहरबानी हमको नहीं चाहिए। हम हमारी ताकत बढ़ाएंगे, हमारी शक्ति बढ़ाएंगे, हमारी क्षमता बढ़ाएंगे, हमारी गुणवत्ता बढ़ाएंगे, हर चीज में हमारी पॉजिटिविटी और गुणवत्ता को बढ़ाकर हम आगे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छाई पर और गुणवत्ता पर किसी का पेटेंट नहीं है, जो अच्छी होती है। दूसरी और एक बात बताता हूँ कि मैं ये अनुभव किया था कि जिनको मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो छोटे हैं, और दूर से जिनको मैं छोटा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। तो कोई गुणवत्ता पर किसी का पेटेंट नहीं है। छोटे से छोटे आदमी की अच्छाई को तुम जब महसूस करते हो तो उसको अपने में लाने की कोशिश करो। यही अच्छा बनने का सबसे अच्छा और सबसे कम समय का मार्ग है। एक बात बताओ मुझे कि आप दिन भर सिर्फ कंट्री ग्रोथ और वर्क इसके बारे में आप सोचते हो, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस कैसी है, फैमिली लाइफ कैसी है? बिल्कुल नहीं सोचता। हाँ, अभी मैं सोच रहा हूँ, आज 3 घंटे से सोच रहा हूँ कि आज रात को क्या खाना है। रोज रात को सोचता हूँ कि आज क्या खाना है। मैं आते आते भी बड़ा गंभीरता से चिंता कर रहा हूँ। अब कम खाता हूँ, एक समय मेरा वजन 135 किलो था और अब मेरा वजन अभी 85 है। रोज सोचता हूँ आज क्या खाना है। तो कभी कभी ये पब्लिक में इमेज वर्सेस रियलिटी वाली कहानी होती है। मैं खुशी से रहता हूँ, आनंद से रहता हूँ। कोई बात मुझे मिली नहीं तो उसका दुख नहीं, मिली तो उसकी खुशी नहीं। काम करते रहता हूँ, फुटपाथ पे खाता हूँ,
और अपने जीवन को आनंद चलो। तुम क्या कहते हो, क्या लिखते हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जो अच्छा कहा उसका भी भला, बुरा कहा उसका भी भला। जो अखबार अच्छा लिखा तो उसका भी भला, नहीं लिखा तो उसका भला। मेरा प्यार नहीं, मुझे करना नहीं। मुझे जबरदस्ती कोई किसी को मुझे अच्छा कहो बड़ा को कहना नहीं। कपड़े जो अच्छे लगते वो पहनता हूँ। मेरी पत्नी कहती थी जब मैं नया था तो बोलते थे तुम दाढ़ी करो रोज, अच्छा नहीं लगता, तुम अच्छे रहो। तो मैं बोलता था मैं दाढ़ी क्यों करूँ, मैं नहीं करता, 4 दिन में एक बार कर। तो वो एक दिन वो मेरे को नाराज हो गए, तुम कैसे रहते हो। फिर बोलते थे कि तुम सुबह पहले तुम लोगों को मिलने पहले अपना स्नान करो। तो मैं नहीं करता था। अब मैं सुबह उठता हूँ, 1.5 घंटा प्राणायाम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, फिर मैं स्नान करता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर बाहर मिलने के लिए जाता हूँ। तो कभी कभी मेरे में सुधार होने में टाइम लगा, कुछ चीज़ें बदली, कुछ नहीं बदली। अब हूँ तो ऐसा हूँ। अब काफ़ी एज हो गया है, अब बदलने की संभावना कम है, पर आदमी ने बदलना चाहिए। जो जो बुरी चीज़ें हैं उसको बदलना चाहिए। तो ऐसे नॉर्मल आपका डे कैसा होता है? सुबह उठते हो और 1.5 घंटा आप अपने ऊपर करते हो, उसके बाद? मैं अभी अनुभव के साथ बता दूं कि पहली प्रायोरिटी अपने हेल्थ को दो, दूसरी प्रायोरिटी ईमानदारी से अपने वेल्थ को दो, और तीसरी प्रायोरिटी आपका पेट भरने के बाद समाज के शोषित पीड़ित दलित जो है, गांव गरीब मजदूर किसान हैं, इनके कल्याण के लिए तुम जिस क्षेत्र में हो कैसे काम कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। मैं एक बहुत अच्छा संस्कृत गीत था वो याद रखता हूँ, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। 25,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने हार्ट के ऑपरेशन किए, हजारों दिव्यांग लोगों को मैंने साहित्य बांटने के कार्यक्रम किए, करीब 15 से 20,000 लड़कों को रोजगार दिए, नौकरी दी। खुद मैं उपक्रम चलाता हूँ, किसानों में काम करता हूँ, मजदूरों में काम करता हूँ। और मुझे जब किसी का भलाई होता है, कल्याण होता है और उसके चेहरे पर खुशी के आंसू आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और यही मेरे जीवन का कैपिटल है। बाकी मुझे कौन सा पद मिला नहीं मिला, मैं चुन के आया कि नहीं आया, अब मैं इन सब बातों की चिंता करना बंद कर दिया। मेरे को एक बात पता है कि जो एम्बिशियस होता है और भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि भगवान ने मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज़्यादा दिया है। खाओ पियो आनंद से रहो, मजा करो, फालतू टेंशन नहीं, लेना देना कुछ नहीं। ये फुकड़ का मेरे को अब अच्छा कोई खुशी नहीं। मेरा एक भाषण हुआ था राजस्थान की असेंबली में, तो मैंने यही कहा था कि जो एमएलए बना वो दुखी है क्योंकि वो मंत्री नहीं बना, मंत्री दुखी है कि अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, अच्छा डिपार्टमेंट मिला तो उसको लगता मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री बना तो उसको लगता कब रहूँ और कब जो भरोसा नहीं, तो वो भी दुखी है। इसके बदले में ये सोचो जो दिया वो अच्छा है। गीता सारे ना, तुमने तुम्हारे साथ क्या लाया था, जो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। आनंद से रहो, खुशी से रहो, खाओ पियो, खुशी करो, बढ़िया। कितना ये बहुत फ्रेश थॉट है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं एम्बिशियस रहो, बहुत आगे की सोचो। अब काम करते रहो। देखो आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल था कि जितने वजन की वस्तु पानी में डालोगे उतना पानी ऊपर आएगा। मैं अक्सर दो रेशा, एक आपकी और एक दूसरे की है। दूसरी की पूछने के बाद आपकी बड़ी हो सकती है, मत करो, अपनी बड़ी करो, अपनी गुणवत्ता बढ़ाओ, अच्छा काम करो। एक है कि बिजनेस बैरियर के ऊपर आप उसके ऊपर काफ़ी काम करते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, उसको हम और आसान करें और बढ़ाते जाएं। तो इंडिया में जैसे एक प्रॉब्लम है, जब मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था कि मुझे सर्टिफिकेट लेने के लिए एक डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ऐसा कब होगा कि हम लोग बैरियर फ्री हो जाएंगे बिजनेस स्टार्ट करने में? बड़े प्रमाण पर मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी निर्णय हुए हैं, अभी हमारे डिपार्टमेंट भी हुए हैं। अभी मैं 8-9 साल के अनुभव मुझे अब एक बात लगने लगी कि कोई भी फाइल अधिकारी के पास जाती है तो उसका रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए कि 3 दिन में वो निर्णय करे, नहीं तो उसके रिकॉर्ड में लिखा जाए। निर्णय क्या करे ये प्रश्न नहीं है, पर निर्णय करे। निर्णय नहीं करना और निर्णय को पेंडिंग करना, ये हमारी समस्या है। और धीरे धीरे हम ऐसी ये डिजिटल सिस्टम तैयार करें कि आपको ये चाहिए, आपको एक एनओसी चाहिए, आप इतने सर्टिफिकेट लगाओ, आपके घर में आएगा। अभी नेशनल परमिट है पार्टियों का, पैसे देने पड़ते थे, बहुत तकलीफ हुई, अब पूरे नेशनल परमिट घर में आते हैं। तो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को ईज ऑफ बिजनेस में बदलने की कोशिश हुई। स्टेट गवर्नमेंट में अपने भारत सरकार में हुआ, पर उतना राज्य सरकार में नहीं हुआ। राज्य सरकार में जितना हुआ उतना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद और ग्राम पंचायत में नहीं हुआ, स्टेट कॉर्पोरेशन में नहीं हुआ।
तो सब जगह पर ईज ऑफ बिजनेस के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार होंगे और डिजिटल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी और पेपरलेस ऑफिस होगा, तो फिर ये आएगा। इस प्रोसेस में हम चल रहे हैं। अभी डिजिटल करेंसी आ गई, बहुत सी बातें आ रही है और धीरे धीरे उसके तरफ जा रहे हैं। बहुत कुछ काम हमारे सरकार ने किया है और कुछ काम करने की आवश्यकता और हम कर रहे हैं। ओके ऐसे एक और क्वेश्चन था कि रिसेंटली आपने बोला अभी न्यूज़ में ट्रेंडिंग चल रहा है वो कि मैं राजस्थान के रोड्स भी यूएस जैसे रोड्स हो जाएंगे, राइट? तो ऐसा जब आप ऐसे स्टेटमेंट्स देते हो, ये सब डेटा बैक्ड होते हैं कि ये गट फीलिंग होती है और फिर इसको करना ही होता है, ऐसे तो मतलब आप बोलते हो क्या होता है? मैं कॉन्क्रीट बोलता हूँ। क्या बोलते हो? कॉन्क्रीट बात करता हूँ। आप आज राजस्थान में जो हमने अमृतसर यानी बठिंडा से जो हाईवे बनाया भावनगर का 940 किलोमीटर का 25,000 करोड़ का है, आप जाके आइए। आप एक बार गाड़ी चला के देखिए 1 घंटा। आप मेरी बात को बोल गया है गडकरी कुछ भी नहीं बोल रहे तो वर्ल्ड का बेस्ट रोड है करके। टनल्स देखिए, आप जाइए हमारे कारगिल के अंदर जोजिला टनल देखिए कैसी बन रही है। हम जम्मू से श्रीनगर के बीच में 16 टनल बना रहे, 12 हो गई पूरी। तो ऐसे गट फीलिंग से बात नहीं करते हो आप, प्रॉपर कॉन्क्रीट फीलिंग? नम्रता पूर्वक आत्मविश्वास के साथ बता रहा हूँ। मैंने अमेरिका देखी, यूरोपियन रोड देखे और बिहार और यूपी के भी रोड 2024 समाप्त होने के पहले वर्ल्ड स्टैंडर्ड के और अमेरिका जैसे बनेंगे। ये देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनेगा। मैं विचारपूर्वक पूरी जानकारी लेते हुए और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, केवल पॉलिटिशियन करके कोई तो भी बात को फेंक देना ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, तुम जब रोड पे जाओगे तो मेरी बात को महसूस करोगे। दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में दिसंबर में होगा। दिल्ली से हरिद्वार 7 घंटे लगते थे, 1.5 घंटे में होगा। दिल्ली से जयपुर 5 घंटे लगते थे, 2 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 7 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा 10 घंटे लगते थे, 6 घंटे में होगा। दिल्ली से श्रीनगर 20 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे में होगा। तो परिस्थिति, अब मुंबई से दिल्ली करीब थे, अब 12 घंटे में गाड़ी जाएगी। मैसूर से बेंगलोर 4 घंटे लगते थे, अब 1.25 घंटे में जा रहे लोग, ऑलरेडी रोड बन गया। दिल्ली से चेन्नई से बेंगलोर 6-7 घंटे लगते थे, 2-2.25 घंटे में हो जाएगा। तो जो हुआ है वो आप अनुभव कर सकते हो। मैं इसलिए मैं रोड पे बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ आप जाओ देखो और देखने के बाद तुम्हारे दिल में जो ओपिनियन है वो दे दो। ऐसे कौन से 3 सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि इंडिया में अब आने वाले टाइम पे अगर आज के जो युवा हैं उस पर फोकस करें तो काफ़ी ग्रोथ होगी? ऑटोमोबाइल सेक्टर है जो 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। हम वर्ल्ड में 4थे नंबर पे थे। अमेरिका पहले नंबर पर, चाइना पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे नंबर पर, जापान तीसरे नंबर पर और हम 4थे पे थे। अभी हम तीसरे पे आए, जापान 4थे पे गया। और मेरा ड्रीम है कि 5 साल में हमारे 7.5 लाख में से 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है हमारा। ये इंडस्ट्री 15 लाख करोड़ की बनेगी और हमारी इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन हम पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 के मैन्युफैक्चरर बनेंगे और हम देश में बहुत पोटेंशियल है। दूसरी बात, अब हमको एक्सपोर्ट में पोटेंशियल है। जो जिस देश के साथ दुनिया डील करती थी वो नहीं चाहती है, अब हमसे डील करना चाहती है। तो हर चीज़ में हमने ये स्टडी करना चाहिए कि हम क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं और इसकी लिस्ट आज उपलब्ध है और उस लिस्ट में जो इंपोर्ट हो रहा है क्या उसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हम तैयार कर सकते हैं। तो इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, दैट इज टू बी सेकंड। तीसरा, एग्रीकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एग्रीकल्चर कमोडिटी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे टोटल GDP ग्रोथ में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 12% है और पॉपुलेशन 65% उसके ऊपर डिपेंड करती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 22 से 24% है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर का है। हमें एग्रीकल्चर के इसमें से जो हमारा ग्रोथ रेट है उसको कम से कम 20 के ऊपर ले जाना है। तो हमको रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल इंडिया में वहाँ के रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी के आधार पर नए विकास की योजना प्रधानमंत्री ने बनाई है। पहले 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट थे जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, अब उनने 500 ब्लॉक निकाले हैं। तो उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उनका देश के विकास में अगर योगदान बढ़ेगा तो देश आत्मनिर्भर भी बनेगा और इकोनॉमिकली पावरफुल बनेगा। किसी लीडर को देखते हो, कोई भी जो आज लोग नए नए ज्वाइन कर रहे हैं पॉलिटिक्स, ऐसी कोई क्वालिटी है जो आप ढूंढते हो, बोलते हो कि यार ये मैंने क्वालिटी देखी, इसके लिए मुझे कन्विंस करता है कि आगे चल के
बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनेगा या देश को अच्छी जगह। तो कौन सी टॉप 3 क्वालिटीज़ हैं जो आप देखते हो? पहली बात है कि आजकल राजनीति में प्रेजेंटेशन, वक्तृत्व, ओरेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से अपनी बात को लोगों के सामने रखना और लोग उससे कन्विंस करना, तो ये स्किल्ड है, ये गेम ऑफ प्रैक्टिस भी है। तो पहली बात, अलग अलग भाषाओं में बोलकर उसकी वक्तृत्व की एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, उसकी ईमानदारी, ऑनेस्टी एंड क्रेडिबिलिटी। मैं तो मानता हूं कि 21वीं सदी में राजनीति हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, गुडविल एंड क्वालिटी, यही 21वीं सदी के सबसे बड़े कैपिटल है। आइदर इट इज पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। शॉर्टकट नहीं है इसको, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखकर काम करेंगे तो सबको सक्सेस मिलेगा। जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर लोग आपको सपोर्ट करेंगे, पर आपको वैसा बिहेवियर करना पड़ेगा। और ये कन्विक्शन के साथ ऐसा बिहेवियर करने वाले जो भी नेता हैं, उनको जनता साथ देती है, उनके पीछे खड़े रहती है, ये इतिहास है। सो अगर एक एवरेज लीडर को ग्रेट लीडर से जो डिफ्रेंशिएट करता है वो है आज के ज़माने में प्रेजेंटेशन स्किल्स, जैसे वो खुद को रखते हैं, उनका खुद का बिहेवियर, उसका स्वभाव, उसका बिहेवियर, पर्सनली स्वभाव। बात बताता हूँ, ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। मैं अभी बहुत से बार एक अच्छी बात लोगों को बताता हूँ। वो हमारे स्टारबक्स की जीवनी में से एक अच्छा मुझे उदाहरण मिला था कि उन्होंने कहा कि जब आपको खुशी मिलती है, सक्सेस मिलता है, तो उसका आनंद केवल आपको ही होता है, तो वो सक्सेस मीनिंगलेस है। पर जब उस सक्सेस का आनंद आपसे भी ज़्यादा आपके सबऑर्डिनेट सहकारियों के मन में होता है, देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ योर सक्सेस। योर बिहेवियर, योर रिलेशनशिप विथ योर कार्यकर्ता, दोस्त, मित्र, जनता के साथ आए हुए लोगों से। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे कहा था, कितनी भी आपको जल्दी हो, पर घर में मिले हुए लोगों से 1 मिनट तो भी मिलकर नमस्कार करके फिर जाइए। आप बिना मिले गाड़ी में बैठकर निकल मत जाइए, ये बहुत जरूरी है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप, नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता, संवेदनशीलता और सामूहिकता, ये सब हमारी ऑर्नामेंट्स हैं। और इससे ही हमारा राजनीतिक नेतृत्व, व्यक्तित्व, कर्तृत्व के साथ जुड़ा हुआ है। और हमने हमारे बीच में के दोषों को कम करना और गुणों को बढ़ाना। गुणों पर किसी का पेटेंट नहीं है, तो हम उस गुणों को स्वीकार करके अपने जीवन में हम उस गुणों को अपने व्यक्तित्व में लाने की कोशिश करना, इससे भी हम अच्छे बड़े नेता बन सकते हैं। दूसरी बात, नॉलेज ये पावर है। हमें इकोनॉमी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, सामाजिक परिवर्तन के बारे में अलग अलग सवालों की जानकारी चाहिए। जब तक हम अखबार नहीं पढ़ेंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे, विचारों के बारे में स्पष्टता नहीं आएगी, तो हम लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकते। इम्प्रेस करने का कोई फास्ट फूड जैसा टेक्नोलॉजी नहीं आया। ओरिजिनली आपके व्यक्तित्व में आपको इस सब बातों को लाना पड़ेगा। और दूसरी बात, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। मेरे में भी सब गुण नहीं है। हर व्यक्ति, हमारे में कोई पूर्णांक नहीं है, सब अपूर्णांक है। और धीरे धीरे हम पूर्णांक बनने की ओर जाए और अच्छी अच्छी बातें अपना कर अपने व्यक्तित्व को सुधार करने की कोशिश करें। तो इसलिए जीवन भर हम विद्यार्थी हैं। कोई मुझे आज एक हमारे यहाँ एक बटर का दुकान था, उसमें एक साउथ इंडियन लड़का था, तो मैं उसके पास बटर खरीदने के इतनी सुंदर बातें करता था, इतना सुंदर रिसीव करता था, मैं जिंदगी में उसको नहीं भूला। हमारे एक पुलिस कमिश्नर थे अभी महाराष्ट्र के, जो IGS सेठ, उनके पिताजी सुरेंद्र कुमार सेठ। मैं स्टूडेंट लीडर था, थोड़ा एग्रेसिव था, मिलिटेंट था, तो मैं उनको मिलने के लिए जाता था। तो मैं जब निकलता था तो वो मुझे अपने चेंबर से निकलकर दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते थे। उनकी नम्रता और शालीनता मैं आज तक नहीं भूला। यही अमिताभ बच्चन और रतन टाटा मेरे दोनों अच्छे मित्र हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, पर उनकी शालीनता और उनकी नम्रता जब जब भी देखता हूँ तो मेरी उनके प्रति इज्जत और बढ़ती है। तो ये चीज़ें हैं कि जो व्यक्तित्व को निखारती है। और इसलिए नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल कोर्स में एक ने अच्छा किया है, उसने कैरेक्टर की बहुत अच्छी डेफिनेशन की है कि कैरेक्टर इज ए वंस बिहेवियर इन द डार्क। यानी आप नेचुरल बेसिस में जैसा व्यवहार करते हो वो दैट इज ए आपका ट्रू है, ट्रू पर्सनैलिटी है।
आप नाटक करते हो आर्टिफिशियल, कपड़े पहनते हो आर्टिफिशियल, हंसते हो, फिर लोगों को मीठी मीठी बातें करके नाटक करते हो, लोग समझ जाते हैं। वो नाटक कंपनी नहीं चाहिए। यू शुड बी नेचुरल, प्रैक्टिकल, संवेदनशील, लोकाभिमुख और इफेक्टिव। फिर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, टीम वर्क, ये सब बातें नेतृत्व का पार्ट होती है। मैं बहुत बार हमारे नए युवाओं को बताता हूँ कि मैथमेटिक्स का एक सिद्धांत तो बहुत अच्छा है। ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² + B²। बट व्हेन A and B कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, A + B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A² + B² + twice AB, एंड twice AB इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। आप जो काम कर रहे हो आपके टीम का भी आप नाम लो, उनका भी सम्मान करो, उनका भी आदर करो, आपकी ताकत और बढ़ेगी। और आप इतने टाइम से पॉलिटिक्स में हो, आप इतने टाइम से लीडरशिप में हो, है, आपने बहुत सारी गवर्नमेंट देखी, आपने बहुत सारे लीडर्स के साथ काम किया। अभी जो आपकी करंट लीडरशिप है, इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है जो आपको लगता है और इतना कन्विक्शन देता है और आपको लगता है कि ये एकदम राइट है? हर व्यक्ति का स्वभाव, उसका व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार का होता है। पर आपको एक पता होगा कि एक बार हमारे संविधान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी केस हुई थी और उसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। अब पार्टी में बदल तो होता ही है, पहले सब धोती पहन के दिखते थे कार्य करने में, अब पैजामा कुर्ता और पैंट वाले दिखने लगे, फिर अब पैजामा कुर्ते वाले कम होने लगे, पैंट वाले दिखने लगते। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है और भाव जो होता है वो वही होता है। कन्विक्शन नहीं बदलता, विचार नहीं बदलते, उद्दिष्ट नहीं बदलता। जैसे उस समय राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है। जैसे मैं अध्यक्ष था तो हमारे पार्टी कार्यालय के बाहर लिखा है कि राष्ट्रवाद हमें सर्वोपरि है। फिर गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास, ये हमारा मिशन है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय, ये हमारा उद्दिष्ट है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक से पिछड़े हुए हैं, जिनको रहने के लिए मकान नहीं, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। यही विचार है। अब मैं मंत्री बना और उस समय वो साइकिल, ये आदमी को धोने का रिक्शा, बहुत प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट तक केस गई। मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा लाई और जो मानवीय शोषण था, अमानवीय था कि आदमी को धोता था। आज मुझे खुशी है कि दीनदयाल उपाध्याय जी की बात के रूप में हमने 1 करोड़ लोग, जो ये कुप्रथा थी, उसको हमने समाप्त किया है। और आज 99% लोग, अब आदमी को धोता नहीं, आदमी किसी को अभी बोरा पीठ पर नहीं रखता, वो ई कार्ट में जा रहा है, मैकेनिक्स ड्रिवन रिक्शा में जा रहा है। तो यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो भाव नहीं बदला है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से और समय के हिसाब से कुछ काम में बदलाव होता है, तरीके चेंज हो गए। वैसे एक चीज़ मुझे क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो, जब आप लाइफ में कुछ भी करते हो, तो आपको लोगों को कन्विंस करना होता है किसी ना किसी तरीके, क्योंकि आपको बहुत लोगों का ट्रस्ट जीतना ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो आपका विजन है उसकी तरफ आपको सबको कन्विंस करके उनको मनाना पड़ता है कि यार ये मैं करना चाहता हूँ, मेरा साथ दो और आगे बढ़ो, राइट। तो अभी आपने बोला जैसे एक ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लाना चाहते थे, तो आपका पूरा काम इज़ कि आप पहले जनता को कन्विंस करो, फिर उसके बाद आप आपकी को लीडर्स जो उनको कन्विंस करो, फिर आप हर किसी को कन्विंस करो। तो कैसे आप कन्विंस कैसे करते हो लोगों को? मेरी औकात और हैसियत से लोग मुझे ज़्यादा बड़ा समझते हैं। मैं 6 डिलीट मिली है मुझे अभी, मैं डॉक्टर लगाता नहीं, क्योंकि मैं 75 में इमरजेंसी लग गई तो मैं 11th में था, तो मुझे 52% मार्क मिला और साइंस ग्रुप में 49.26% मिला। आई वॉज डिस्क्वालीफाइड फॉर गेटिंग एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अब मैं, आप जो कह रहे हो, मैं इनडिसिप्लिन हूँ, खाने का शौकीन हूँ, जो मन में आता वो बोलता हूँ, जैसा चलता हूँ। अब मैं धीरे धीरे इस मत का बनाऊँ कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं चलते रहूँगा। तुम एक्सेप्ट करोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक, तुमको जो समझना है समझो। मैं कोई आर्टिफिशियल कोशिश मुझे करनी नहीं है और मुझे अपने खुशी से चलना है, आनंद से जीना है। पहले मैं, फिर मेरा परिवार, फिर मेरा समाज और मेरा देश। जो मेरा, मैं भूखा रह के काम नहीं करता,
कभी कभी अपने अलग अलग बातें, मैं अपना आनंद से रहकर अपने काम करते रहता हूँ। दैट इज टू बी ए, मेरा यही लाइफ की कंसेप्ट है। पर मैं सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जाणीव, सामाजिक संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का वहन करता हूँ। जो असहाय होते हैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, और जो मदद मैं करता हूँ भगवान मुझे और देता है। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं बिजनेसमैन होता तो मैं कॉन्ट्रैक्टर बनता, सबसे मैंने वर्ली बांद्रा बनाया, 55 फ्लाईओवर बनाया, हाईवेज बनाया, वो धंधा करता। मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, वेस्ट टू वेल्थ में काम करता हूँ, बायोफ्यूल में काम करता हूँ, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूँ, मैं किसानों में ज़्यादातर ग्रामीण और किसान और रूरल क्षेत्र में काम करता हूँ। मैं इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं कैसे इनकी सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करने में मैं कैटलिस्ट के रूप में कैसे काम कर सकता हूँ। आज मुझे खुशी है कि मैंने शुरू किए उपक्रमों का टर्नओवर 2,500 करोड़ है और 15 से 20 हज़ार लोगों को रोजगार मिला है, और अनेक किसान आज बहुत अच्छी स्थिति में जी रहे हैं। मुझे और ज़्यादा काम करके गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी जो है उसको दूर करना है। उसके लिए मेरे दिमाग का, मेरे नॉलेज का, मेरे पास की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अभी ड्रोन स्प्रेइंग हमने लाया, 3,000 एकड़ कराया, तो अलग वो नैनो यूरिया लाया, नैनो फर्टिलाइजर लाया। हर समय मेरा ध्यास होता है कि ये किसानों का, गरीबों का, गांव गरीब मजदूर किसान का भला कैसे होगा, उसकी गरीबी दूर कैसे होगी, उसके घर में समृद्धता, संपन्नता कैसे आएगी, वो स्वाभिमान से कैसे जी सकेगा। तो ये कहते समय मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं पहले अपना घर देख रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको सोच रहा हूँ। बहुत प्रैक्टिकली मेरा पेट भर गया है, मेरे घर में खाना, जो भूखा है उसको मैं देने की कोशिश करूँगा मेरा खाने के बाद। इसमें तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। फेयर। अब आप इतनी सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हो, इतने डेवलपमेंट्स के बारे में बता रहे हो, और पिछले 9 सालों में आपने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़े, लेकिन उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हो कि मुंबई दिल्ली हाईवे। तो आप ऐसे बोल देते हो और जो पब्लिक है वो मान लेती है कि ठीक है ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, और अगर वो किसी टाइम पे डिलीवर होता है या नहीं होता है तो लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं। पर फ्रॉम द पर्सन जो ये कर रहा है उसको क्या चैलेंजेस आते हैं? ऐसे टॉप 3 चैलेंजेस बताओ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने में क्या चैलेंज आते हैं। पहली बात तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करता। दूसरी बात, मैं जो बोलता हूँ उसके ऊपर 99% लोगों का विश्वास है। और तीसरी बात, मेरे में करेज एक आधा नहीं होता तो मैं नहीं कह देता। और चौथी बात, जो मैंने कहा वो हुआ है। ये सब प्रोजेक्ट लाइन में लगे। और प्रॉब्लम्स के पूछो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक प्रसिद्ध वाक्य था, इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और दूसरा वाक्य था कि जितने लोग हैं उतनी समस्या है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। द टेस्ट ऑफ माई लीडरशिप दैट हाउ टू गेट इट डन। मेरे इसका स्लोगन है, मैं जो लोगों को देता हूँ, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। और मैं अक्सर कहता हूँ, देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। समस्या बहुत है, ये मेरे नेतृत्व की कसौटी है कि मैं टीम बनाकर समस्या पर मात करूं और विजयी बनूं। और मुझे लगता है कि ये जो कुछ हुआ है, दैट इज नॉट ए क्रेडिट ऑफ ए इंडिविजुअल नितिन गडकरी, दिस इज ऑल क्रेडिट ऑफ माय ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, और जिन्होंने मुझे सहयोग किया, उन सब लोगों की एक टीम ने किए हुए काम का ये फल है। सौभाग्य से मैं उसका टीम लीडर हूँ, इसलिए मेरी मेहनत से ज़्यादा क्रेडिट मुझे इसका मिलता। That is not my credit. Truly it is credit of all these people who work. कुछ रिटायर्ड हो गए, कुछ है, किसी के नाम मालूम होते, किसी के नहीं होते। एडवर्टाइजमेंट में किसी का नाम बेचारा छपता नहीं, पर उन लाखों लोगों के परिश्रम और मेहनत के कारण हम जो कुछ कर सके उसके कारण ही कर सके। वैसे इसके हिडन बेनिफिट्स क्या होते हैं जो हम लोगों को पता नहीं होते? जो इतनी एक कंट्री में अच्छा रोड सिस्टम हो, आप उसके बहुत काम करते हो, जो अगर बॉम्बे से दिल्ली आप कनेक्ट कर रहे हो, तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ। मेरे ऑफिस में एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का स्लोगन लिखा हुआ है। उनने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। संपन्नता, समृद्धता, रोजगार, ग्रोथ रेट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से आएगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं आएगी, इंडस्ट्री नहीं आएगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी।
दोनों नहीं आएगा तो रोजगार निर्माण नहीं होगा, और रोजगार निर्माण नहीं होगा तो देश की इकोनॉमी भी नहीं बदलेगी और गरीबी भी दूर नहीं होगी। तो हमें किसान के खेत को पानी देना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, किसान को अन्नदाता है, अब ऊर्जादाता बना है, अब विटामिन दाता बनाना है। अब हमको जगह जगह पर ग्रोथ रेट बढ़ाना है, और ग्रोथ रेट बढ़ाने से वेल्थ बढ़ेगी, और वेल्थ से रोजगार बढ़ेगा, संपन्नता बढ़ेगी, और देश दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगी, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। यही बात मोदी जी कहते हैं और वही सपना हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपका मेंटोर कौन है, कोई है आपके मेंटोर्स? तो मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब से सीखा हूँ। उनके जीवन में इतनी सादगी थी, इतनी सरलता थी, और गरीब मजदूर, गरीब के प्रति इतनी कटिबद्धता थी। तो आई फील इट, मैं उसको बहुत आइडियलिस्टिक मानता हूँ। वाजपेयी जी की सहृदय था, उनका प्रेम कार्यकर्ताओं के प्रति, इतना बड़ा होने के बाद भी उनकी नम्रता, शालीनता, सहजता, संवेदनशीलता। मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, मैं उनमें से कुछ गुण लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे आप इंडिया के बाहर के लीडर्स को भी देख के कुछ सीखते हो? कभी कोई लीडर आपको बहुत पसंद है और उनकी कोई स्किल या क्वालिटी आपको अच्छी लगी तो आपने सोचा मैं भी इधर लेके आता हूँ? कोई आपका आइडल है आउट ऑफ इंडिया? मेरे पास आए थे। ओके। काफ़ी देर मुझे बहुत दुनिया के लोग आए, हिंदुस्तान के आए। अब मैं सबके बारे में कोई कमेंट्स देना उचित नहीं, पर मैं जो पहली बात आपको कही थी कि देश में और देश के बाहर सीखने लायक बहुत कुछ है, पर पहले आप ये समझ लो, आपका अहंकार, एरोगेंस, इसको कम करो। आत्मविश्वास और अहंकार, इन दो शब्दों में अंतर बहुत कम है। आत्मविश्वासी रहो पर अहंकारी मत रहो। तो ये जो नए नए दुनिया के लोग हैं, उनकी नम्रता, उनकी शालीनता, उनकी सहजता, उनका शिष्टाचार, उनका अप्रोच सीखने लायक है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति से, छोटे बड़े से, जो अच्छाई होगी वो सीखो और अपने में लाने की कोशिश करो। इसी से आपका व्यक्तित्व गुणवत्तापूर्ण और अच्छा होगा। तो आप सीखने की बात करते हो और आप बहुत बार बोलते भी हो कि बाहर की कंट्रीज से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है। देखो, जो टेक्नोलॉजी अच्छी है, एक तो आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी से तो बोलो, नहीं है तो बाहर से लो। मैं बहुत बार कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो आप में जितनी क्षमता आप यहाँ करो, नहीं होगी तो बाहर से लो। अच्छा ही, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी, उसको स्वीकार करो और आगे जाओ। आपको दूसरी बात मैं कहता हूँ कि नो पर्सन इज बेस्ट, नो मटेरियल इज बेस्ट। It is depending upon the appropriate technology, it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. सब लोग अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है। हम उनको अच्छे संस्कार देंगे, अच्छा ट्रेनिंग देंगे। हम लोग ना पॉडकास्ट के ज़रिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन ड्रीम को समझ पाएँ और हर किसी इंडियन की हेल्प कर पाएँ कि वो ड्रीम को अचीव कर पाए। तो आपके लिए इंडियन ड्रीम क्या है? देखिए, पहला ड्रीम यह है कि इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। दूसरी बात जो मेरा ड्रीम है कि हम लोग, हमारे देश में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन में वर्ल्ड में बहुत आगे है, उसको कम करना। दूसरा, हमारे देश के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम एक्सीडेंट्स में, हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और 18 से 34 वयोगट के 60% लोग मरते हैं। मैं 8-9 साल में बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। मुझे वो स्वीकार करते हुए दुख होता है, पर एक समय ऐसा आएगा कि मैं कम से कम 50% एक्सीडेंट्स कम हो जाएं। फिर मेरा ड्रीम है कि एग्रीकल्चर जो होता है उसमें अब केवल गेहूँ, चावल, मक्का लगा के कुछ नहीं होगा। मैं एग्रीकल्चर से हूँ, तो मेरा ड्रीम है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे परली से अब बायो CNG, बायो LNG बने, और ऑलरेडी 135 इंडस्ट्री का काम शुरू हुआ है और 26 पूरी हुई है, जिससे बायोमास से CNG, LNG बनेगा। फिर बायोमास से बिटुमिन बन रहा है। ये पानीपत में इंडियन ऑयल ने पहला प्रोजेक्ट डाला है, जिसमें 1 लाख लीटर इथेनॉल, बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार हो रहा है। अभी CSIR और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिलकर एक छोटा सा 20-25 लाख का यूनिट तैयार किया है, जिसमें हम परली जो जलती है, जिसके हम दिल्ली में प्रदूषण होता है, उससे हम लोग डांबर बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल, गांव, गरीब मजदूर, किसान,
इनकी जीवन को बदलने वाली टेक्नोलॉजी चाहिए। अभी मैं जब मंत्री बना तो 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे, आदमी आदमी को ढोने का काम करता था। मैं बड़ा स्पिरिटेड था कि ये बंद होना चाहिए। हमने कानून बनाया, मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा लाया, और आज 1 करोड़ में से 95-98% लोग अब मुक्त हुए, एक प्रकार मानवीय शोषण से मुक्त हुए। तो ये टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो समाज के लिए, गरीब के लिए उपयोगी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्वाभाविक रूप से अभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक नहीं मिलती किसानों को। अब भारत सरकार की स्कीम है कि 7 हॉर्स पावर का पंप केवल 37,000 में मिला, तो हम हमारे कुएं पे सोलर पंप लगाए और उससे पानी दिन भर 8 से शाम को 6 निकालें, उसी से ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर करें, ताकि हम ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा का उपयोग करें। तो इससे एक एक हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ट्रांसमिशन जनरेशन कंपनी को महाराष्ट्र में 7,000 करोड़ घाटा है। घाटा भी दूर होगा और थर्मल पावर भी कम होगी और ग्रीन उद्दिष्ट भी पूरा होगा। तो ऐसी बहुत सी बातें मैं जो समाज के हित में, गरीब के हित में होती है, वो अनेक प्रोजेक्ट चलाता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूँ, बायोफ्यूल में काम करता हूँ, फार्मर प्रोड्यूस कंपनियाँ हमने निकाली है। एग्रो विजन करके एक 225 करोड़ का एग्रो कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं। फिर स्पोर्ट्स और कल्चर में हमारे यहाँ, मेरा ड्रीम है, मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता, मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में 350 ग्राउंड्स बनाए। और हमारे यहाँ मराठी में MP को खासदार बोलते हैं, सांसद को, तो खासदार क्रीड़ा महोत्सव किया। तो उसमें करीब 56,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया और करीब 38 मैदानों पर खेल हुए, 17 दिन चले और 5 लाख लोगों ने देखा। फिर मैंने एक सांस्कृतिक महोत्सव किया, हर साल कर रहा हूँ 5-6 साल से। तो उसमें रोज 50,000 लोग आते हैं और हिंदुस्तान में सभी लोग आके कार्यक्रम करते हैं। बीच में हमने एक ही समय 1200 लोगों ने, नागपुर के टैलेंटेड बच्चों ने, लड़कियों ने म्यूजिक करके उसमें सहभागी का रिकॉर्ड तोड़ा। तो कल्चर में, स्पोर्ट्स में अभी 350 मैदानें बनी। तो कहीं ना कहीं अभी मेरी कोशिश है कि मैंने दिव्यांगों के लिए पार्क बनाना शुरू किया। अब दिव्यांगों के लिए एक स्टेडियम बनाना है और अभी मैं 350 खेलने के मैदानें मैंने तैयार किए हैं। मेरी इच्छा है कि 1 लाख बच्चे रोज शाम को खेल के मैदान पर जाए। तो ऐसी छोटी छोटी समाज के लिए होने वाली सी बहुत सी टारगेट मैंने रखी है। मैं पेट्रोल डीजल की गाड़ी में नहीं बैठता ना, मेरे पास हाइड्रोजन की कार है, मैं लोगों को बताता हूँ कि ये फ्यूचर है। फिर इलेक्ट्रिक की कार है और फ्लेक्स इंजन की कार है जो 100% इथेनॉल पे चलती है। तो मैं पेट्रोल डीजल को, मेरा सपना है कि इंपोर्ट को ख़त्म करना और पेट्रोल डीजल को देश से समाप्त करना। मुझे पता है बहुत कठिन है, पर एक दिन आएगा कि ये सपना पूरा होगा। तो सर, ये तो आपका वर्जन है इंडियन ड्रीम का। आपको क्या लगता है कि यंग इंडिया को, उनको क्या चाहिए हमें? और आप इतने टाइम से लीडरशिप में हो, तो पहले इंडियंस को क्या चाहिए था और अब क्या चाहिए? कैसे इंडिया बदल रहा है और हमारी सोच बदल रही है, सपने बदल रहे हैं? देखिए, उनको पहला चाहिए कि उनको अच्छा एजुकेशन चाहिए। गरीबी के कारण वो बेयर नहीं कर पाते। फिर उनको अच्छी हेल्थ सर्विसेज चाहिए, जो आप प्रधानमंत्री ने आयुष्य योजना ने, उससे सबको फायदा हो रहा। तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको रोजगार चाहिए। हमें ऐसी इकोनॉमी तैयार करनी है जो रोजगार निर्माण करेगी। अभी हम अच्छे रोड बना रहे तो टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ेगा तो 49% खर्चा एम्प्लॉयमेंट पे होगा। तो देश के युवाओं को रोजगार देने वाली इकोनॉमी, ये हमारे युवाओं की एक प्रकार से सपने को पूरा करने वाली है। दूसरी बात, अच्छे एजुकेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं। हम नर्सेज भेज सकते हैं, योग शिक्षक भेज सकते हैं। तो अब हमारे देश की आयुर्वेद की, हमारी जो पंचकर्म है, उसके सेंटर दुनिया में खोल सकते हैं। तो हमें ऐसे इनोवेटिव चीज़ों को, जो हमारी स्पेशलिटी है, उसको सिलेक्ट करके वर्ल्ड में हमें जाना चाहिए, ताकि हमारे युवाओं को वर्ल्ड में रोजगार मिले, मान्यता मिले, रिकग्निशन मिले, रिस्पेक्ट मिले, और वो करना चाहते हैं। पर ऐसे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं फिर आते ही नहीं है? एंड इनफैक्ट अभी एक रिपोर्ट थी कि HNIs, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं इंडिया से, वो काफ़ी लोग बाहर चले जाते हैं और छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा आए क्यों तो भी लगता है? ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, पर मनी ऑर्डर तो भेजते हैं घर यहाँ खरीदते हैं, यहाँ की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, माँ बहन उनकी रिक्शा करते हैं। देखिए, अगर वो आज वहाँ अच्छा कमाई कर रहे हैं
अपना करियर बना रहे हैं और उसके बाद देश को पैसा भी भेज रहे हैं देश के लिए। तो ये केरल की इकोनॉमी पूरी मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। तो उसके कारण केरल में हर गांव में बंगले बने, घर बने, होटल्स बने, रेस्टोरेंट बने, मॉल्स बने। क्यों बने? क्योंकि वहाँ के लड़के लड़कियों ने दुनिया में जाकर सर्विस से पैसा कमाया, हमारे देश को मजबूत किया, हमारे देश को रेवेन्यू मिला, टैक्स मिला, डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ रेट बढ़ा। तो अल्टीमेटली उनका कंट्रीब्यूशन तो है ही। तो इंडिया का आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है टू अचीव सुपर पावर? सबसे बड़ा आपके अकॉर्डिंग क्या चैलेंज लगता है आपको कि ये सुपर पावर बनने रोक? समस्या है, पर उन समस्याओं पर मात करने वाला नेतृत्व, यही सबसे बड़ी कसौटी है। हम जीतेंगे, हम आगे जाएंगे और देश को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाकर दिखाएंगे। पॉजिटिविटी, आत्मविश्वास और उसके साथ ये उद्दिष्ट पूरा होगा, यही मेरा दृढ़ विश्वास है। हम उस संस्कारों से आए कि हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे ना। इस देश की सुरक्षा के लिए जिन लोगों ने बलिदान किया, जिन समाज सुधारकों ने, देशभक्तों ने, क्रांतिकारकों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, उन्होंने इस देश का इतिहास लिखा है। हम स्वाधीन भारत के नागरिक हैं, उसको आगे ले जाना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। हम पूरी ताकत शक्ति के साथ उसका प्रयास करें, निश्चित रूप से सफलता हमको चूमेगी। मैं बॉम्बे से हूँ, तो बॉम्बे में बहुत गड्ढे हैं, तो वो गड्ढे कब भरेंगे? वो ऐसे कब होगा? मैं मुंबई में था, 55 उड्डान पुल मैंने बनाए, वर्ली बांद्रा बनाए, मैंने अपना मुंबई पुणे हाईवे बनाया। और मैं मुंबई कॉरपोरेशन के पीछे लग रहा था। अभी चहल जो कमिश्नर है, मैं उनका बेस्ट के कार्यक्रम में गया था और मैंने इनको सुझाव दिया था कि 6 या 8 इंच का वाइट टॉपिंग कॉन्क्रीटिंग मुंबई में कर दो। उनने 6000 करोड़ का कार्यक्रम लिया है और पूरे मुंबई को वो कंक्रीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, मुंबई में जो पानी है, जब समुद्र में ज़्यादा पानी आता है तो पानी अंदर घुसता है, तो मुंबई के लिए एक स्पेशल वर्ल्ड डिज़ाइन की ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन करनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत है कि टुवर्ड्स नासिक पानी ले जाना चाहिए ग्रेडियंट के साथ, और उसको शुद्ध करके वो खेती को यूज़ करना चाहिए समुद्र में देने के बजाय। तो अब ये दोनों बातों में से एक तो रोड की बात हो जाएगी, 1.5 साल में आपको कंक्रीट रोड मिल जाएंगे। आप नागपुर में आइए, पूरे रोड कंक्रीट के, एक गड्ढा नहीं है। मुंबई पुणे हाईवे मैंने 97 में बनाया, आप जाओ अभी भी गड्ढा नहीं है। तो क्यों नहीं गड्ढा है? अब 25 साल, 22-23 साल हो रहे हैं। तो ये भी मुंबई के अब कंक्रीट के रोड बन जाएंगे तो गड्ढा नहीं आएगा। जहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल है और बरसात ज़्यादा होती है, वो डांबर टिकता नहीं, और डांबर और पानी की दुश्मनी है, इसकी वो समस्या है। हमें समय के साथ टेक्नोलॉजी को बदलकर स्वीकार करके काम करना चाहिए। थैंक यू सर ये जवाब देने के लिए। हम हर गेस्ट से पूछते हैं कि अगले गेस्ट के लिए आप एक क्वेश्चन बताओ जो उनको पता नहीं होगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता अगला गेस्ट कौन है। तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मैं चाहोगे कि मैं पूछूं अगला गेस्ट जो मैं लाऊंगा उनसे? आप उनको एक प्रश्न पूछो कि आपके जीवन को संभालते हुए आपने समाज के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए, और जो शोषित पीड़ित दलित है जिनकी सेवा करने की बात हो, उनके लिए आपने जीवन में क्या किया है और क्या करना चाहते हो। इसका इंस्पिरेशन और मोटिवेशन सब लीडर्स में आएगा तो कारवा बन जाएगा। सो इम्पैक्ट आप कैसे करते हो सोसाइटी को, आपने क्या किया है उसके लिए और क्या करना जा रहे हो? मैं पहले ही बताया, मैं बहुत मीडियोकर हूँ। ना मेरे को कोई अध्ययन करता हो, ना कोई चिंतन करता हो, ना कोई सर्वे करता हो, ना कोई स्टडी करता हो, ना कोई PR है, ना किसी को इंटरव्यू ले करके कहने के लिए जाता नहीं और कोई छापने के लिए जाता नहीं। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, चलते रहता हूँ, खुशी से रहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। आज का एपिसोड ना बहुत इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए, आपके लिए और पूरी कंट्री के लिए, क्योंकि ये हमें एक स्टेप क्लोज लेके जाता है कि हम इंडिया की लीडरशिप को समझें कैसे। हम बहुत सारे बिजनेसमैन लेके आते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स लेके आते हैं, हम ऑथर्स लेके आते हैं, इकोनॉमिस्ट लेके आते हैं, लेकिन पहली बार हम एक पॉलिटिकल लीडर को लेके आए और उनसे समझने की कोशिश करी कि उनका इंडियन ड्रीम क्या है और वो क्या ऐसे मेजर्स ले रहे हैं ताकि आप और मैं, हम लोग सब ग्रो कर पाएँ। प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कि आप अगर चाहते हो हम ऐसे और एपिसोड्स बनाएं और टॉप लीडरशिप को समझने की कोशिश करें और आप लोगों के लिए इससे बेटर एपिसोड्स लेके आएँ। एंड कमेंट्स में मुझे ये भी बताओ कि मैंने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, मैं कैसे और बेटर क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं अवॉइड कर सकता हूँ और मैंने क्या अच्छा किया ताकि मैं कंटिन्यू करते जाऊँ। एंड यू नो द ड्रिल,
लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ एटलीस्ट वन पर्सन जिसको ये एपिसोड हेल्प करेगा, जिसको ये एपिसोड एक इंस्पिरेशनल वे में मिलेगा और वो अपना कुछ नया काम स्टार्ट करेगा, या जिस जगह पे वो स्टक है ना उससे बाहर निकल के जो उसे हमेशा काम करना था वो करने लगेगा। तो प्लीज़ शेयर दिस विथ वन पर्सन, क्योंकि आपको नहीं पता कौन से इंसान को कौन सी कॉन्वर्जेशन की कौन सी बात से एक आइडिया आ जाए जो उसकी लाइफ चेंज कर दे। Until the next episode, keep figuring out.